हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 अगस्त 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हम न्यूज़ ले रहे हैं कि मंदी का सवाल नहीं, बेहतर हैं हालात। ये स्टेटमेंट दिया है निर्मला सीतारमण ने, क्योंकि कई कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका की तरह भारत में भी आर्थिक मंदी आ गई है और जिसका खामियाजा भारत की जनता को या फिर आर्थिक क्षेत्र में कई मुसीबतों से इसको चुकाना पड़ेगा। लेकिन इसको क्लियर करते हुए निर्मला सीतारमण ने बोला कि ऐसी कोई स्थिति अभी भारत में नहीं आई है। संसद में महंगाई पर बहस के दौरान सरकार को घेरने में जुटे विपक्ष पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साक्ष्य के साथ चर्चा करने के बजाय राजनीतिक बहस का आरोप लगाया। पूरे विश्वास के साथ यह भी कहा कि भारत में हालात बेहतर हैं और अमेरिका जैसी मंदी आने का कोई सवाल ही नहीं है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि दुनिया की तमाम एजेंसियां कह रही हैं। कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और सप्लाई चेन बाधित होने जैसी तमाम प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बन चुका है। यह भारत की जनता की बदौलत संभव हो पाया है, लेकिन विपक्ष को यह नहीं दिख रहा है, केवल राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। सीतारमण ने माना कि महंगाई तो है, लेकिन सरकार की तरफ से पाम ऑयल, सूरजमुखी व सोया जैसे खाद्य तेल को लेकर मसूर दाल पर आयात शुल्क लगातार घटाकर इसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए कई औद्योगिक आइटम के आयात पर शुल्क कम कर दिया गया है। किसानों के विकास का भी ख्याल रखा गया है। अभी वैश्विक स्तर पर महंगाई और धीरे धीरे खाद्य की महंगाई भी कम हो रही है। इसमें इन्होंने ये भी बोला कि जीएसटी के लिए जो नई दरें लगाई गई हैं खाद्य वस्तुओं पर, पैकेट पर, आटा, चावल, इन सब चीज़ों पर, उस पर अगर केंद्र सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं, तो जीएसटी की जो काउंसिल की बैठक हुई थी उसमें ये भी तय किया गया था कि इन सब चीज़ों में जीएसटी लगेगी। तो उसमें विपक्षी जितनी पार्टियां हैं या फिर जिन राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकार है, उनके भी वित्त मंत्री उस बैठक में मौजूद थे। तो उस समय उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया, और ये फैसला जो हुआ था वो सर्वसम्मति से फैसला किया गया था, यानी कि उन पार्टियों के नेताओं यानी कि वित्त मंत्री भी उसमें शामिल थे। तो ये विरोध अब क्यों हो रहा है? अगर उस समय विरोध किया गया होता तो उस पर विचार किया जा सकता था। और अमेरिका में विकास दर में नकारात्मक बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि अमेरिका में लगातार 2 तिमाही में विकास दर में नकारात्मक बढ़ोतरी हो रही है। चीन में 4000 बैंक दिवालिया होने की कगार पर हैं। बांग्लादेश आईएमएफ से $4.5 अरब की मांग कर रहा है, तो पाकिस्तान $7 अरब की, श्रीलंका भी $3.5 अरब की मांग आईएमएफ से कर रहा है। भारत के साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हमारा कर्ज वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी का सिर्फ 56.29% था। बैंकों का एनपीए 5.9% पर आ गया है। मैन्युफैक्चरिंग, कोर सेक्टर, जीएसटी कनेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। तभी तो विदेशी एजेंसियां भारत के विकास के लिए 7.4% की दर का अनुमान लगा रही हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी, सरकार को मिलेंगे 1.5 लाख करोड़। तो ये एक सप्ताह से जो 5G और 4G विस्तार के लिए जारी स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। इस नीलामी से सरकार को 1,50,173 करोड़ रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इनमें से 13,365 करोड़ रुपए पहले साल में राजस्व के तौर पर मिलेंगे। मुख्य रूप से 3 टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने इस नीलामी में भाग लिया है। अदानी समूह ने भी कारपोरेट इस्तेमाल के लिए नीलामी में हिस्सा लिया था। 5G के अलावा टेलीकॉम कंपनियों ने 4G सेवा विस्तार के लिए भी जमकर स्पेक्ट्रम की खरीदारी की है। नीलामी प्रक्रिया के बाद टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अगले 10 दिनों में स्पेक्ट्रम आवंटन का काम पूरा होगा। अक्टूबर से देश में 5G सेवा की शुरुआत हो सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले 2-3 साल में देश भर में 5G सेवा का अच्छा खासा विस्तार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब कंपनियों के पास स्पेक्ट्रम की कमी नहीं रह जाएगी, जिससे सेवा की गुणवत्ता बेहतर होगी। उन्होंने 5G सेवा के विस्तार में अगले 2 वर्षों में 2 से 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद भी जताई है। यह पूछे जाने पर कि क्या इससे देश में दूरसंचार सेवा महंगी हो जाएगी, तो उन्होंने भरोसा जताया कि भारत में ये सेवाएं सस्ती बनी रहेंगी। चलिए ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, हम स्पोर्ट्स पेज पर डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट न्यूज है एक देश एक मतदाता सूची की दिशा में पहल तेज। मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने सहित चुनाव सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटे निर्वाचन आयोग ने अब एक देश एक मतदाता सूची को लेकर सक्रियता दिखाई है। राज्यों के साथ इस मुद्दे पर सहमति बनने की कोशिश शुरू हो गई है। सोमवार से आधार के साथ वोटर कार्ड को लिंक करने का अभियान शुरू हो चुका है। इसके बाद एक मतदाता सूची पर कदम आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल देश में अलग अलग चुनाव के लिए अलग अलग मतदाता सूची का प्रचलन है। इनमें से एक मतदाता सूची भारतीय निर्वाचन आयोग तैयार करता है। इसके आधार पर वह लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराता है। एक मतदाता सूची सभी राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तैयार की जाती है। इसी तरह पंचायत चुनाव के लिए भी राज्यों में एक वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। इनमें से किसी सूची में किसी का नाम होता है तो किसी में नहीं होता है। इसके अलावा इनके क्षेत्र और मतदान केंद्र भी अलग अलग हो जाते हैं। सूत्रों के अनुसार मतदाता सूची से जुड़ी ऐसी विसंगतियों को दूर करने की दिशा में यह पहल शुरू की गई है। ज्यादातर राज्य इसके लिए सहमत हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के साथ इस मुद्दे पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। भारतीय चुनाव आयोग इस सुधार को लेकर इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि विधि आयोग भी अपनी रिपोर्ट में एक देश एक मतदाता सूची की सिफारिश कर चुका है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है कोल इंडिया की 10 परियोजनाओं के विस्तार को हरी झंडी। कोल इंडिया लिमिटेड की 10 कोयला खनन परियोजनाओं को विस्तार के लिए हरी झंडी मिल गई है। इसमें 96,50,000 टन की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होगी। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह जानकारी दी है। 5 कोयला खनन विस्तार परियोजनाओं को मई में पर्यावरण मंजूरी दी गई थी। शेष 5 मामलों में जुलाई में मंजूरी दी गई है। और 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाने के लिए उठाए कई कदम। सरकार ने 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा में भाजपा के सदस्य नरहरि अमीन द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए कहा कि इन कदमों से 25 अगस्त 2021 को ड्रोन नियम को अधिसूचित करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि 400 फीट तक उड़ान वाले ड्रोन के लिए लगभग 90% भारतीय हवाई क्षेत्र को ग्रीन जोन के रूप में खोल दिया गया है। ड्रोन के लिए प्रोडक्ट्स लिक्विड इंसेंटिव यानी PLI योजना शुरू की गई है। ड्रोन आयातित नीति के तहत विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ड्रोन नियम 2021 की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा कि अनुसंधान विकास और परीक्षण उद्देश्यों को छोड़कर प्रत्येक ड्रोन को पंजीकृत करना आवश्यक है। देश के हवाई क्षेत्र का नक्शा जो पूरे हवाई क्षेत्र को लाल, पीले और हरे क्षेत्रों में विभाजित करता है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट न्यूज। बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता के बीच भारत पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति। पड़ोसी देश मालदीव में घरेलू स्तर पर बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता और भारत विरोधी ताकतों के उभार की आशंकाओं के बीच राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह सोमवार को भारत पहुंचे। यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि बदले वैश्विक माहौल में भारत के लिए मालदीव की अहमियत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है, बल्कि चीन जिस तरह से मालदीव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है उसको देखते हुए सभी की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति सोलिह के बीच मंगलवार को होने वाली बैठक पर होगी। दोनों नेताओं की तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाएगा। सोलिह भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। इस बीच भारत की तरफ से अपने इस पड़ोसी देश को नई मदद देने का भी ऐलान किया जाएगा। सोलिह ने सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की। मालदीव की घरेलू राजनीति बहुत हद तक यह तय करती है कि उसका दूसरे देशों के साथ रिश्ता कैसा रहेगा। वर्तमान में मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी MDP की गठबंधन सरकार है और उसने भारत के साथ रिश्तों को काफी तवज्जो दी है। इसके पहले राष्ट्रपति अब्दुल्ला अमीन के कार्यकाल में मालदीव में चीन के साथ रिश्तों को ज्यादा अहमियत दी गई थी। उस वक्त भारत समर्थक माने जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें देश निकाला दे दिया गया था।
अंटार्कटिका में भारत के शोध केंद्रों पर लागू होगा घरेलू कानून। संसद ने सोमवार को भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित शोध केंद्रों पर घरेलू कानून लगाने का प्रावधान है। राज्यसभा में विपक्ष की नारेबाजी के बीच ही इस विधेयक को संक्षिप्त चर्चा हुई। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने चर्चा का संक्षिप्त जवाब दिया। इसके बाद सदन ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को 22 जुलाई को पारित कर चुकी है। विधेयक पर विपक्ष के कई संशोधन प्रस्ताव थे। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने पर मतदान की मांग की। उस समय कई सदस्य आसन के सामने हंगामा कर रहे थे। सदन का संचालन कर रहे पीठासीन अधिकारी भुवनेश्वर कालिता ने कहा कि जब तक सांसद अपनी निर्धारित सीट पर नहीं बैठेंगे तब तक मत विभाजन की मांग नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। विमर्श पेज को भी बाद में देखेंगे, यानी इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया जाता है। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज हम ले रहे हैं कि लगातार 5वें महीने जीएसटी संग्रह 1.40 लाख करोड़ के पार। दुनिया में भले ही मंदी की आहट का जिक्र किया जा रहा हो, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था इससे अछूती दिख रही है। जुलाई महीने में जीएसटी संग्रह 1,48,995 करोड़ रहा, जो पिछले साल जुलाई के मुकाबले 28% अधिक है। जीएसटी प्रणाली के लागू होने के बाद यह संग्रह अब तक का दूसरा सर्वाधिक संग्रह है। इस साल अप्रैल में 1.67 लाख करोड़ का सर्वाधिक संग्रह किया गया था। इस साल मार्च में जीएसटी संग्रह 1.40 लाख करोड़ के पार जा रहा है। जीएसटी संग्रह वस्तुओं की बिक्री से सीधे जुड़ा है और जीएसटी संग्रह में लगातार बढ़ोतरी वस्तुओं की मांग में मजबूती को दर्शाता है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई माह के जीएसटी में सीजीएसटी की हिस्सेदारी 25,751 करोड़ और सीजीएसटी यानी कि केंद्र सरकार, एसजीएसटी की 32,807 यानी कि स्टेट की, और आईजीएसटी यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी हिस्सेदारी 79,518 है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। इंटरनेशनल पेज में दिवालिया होने से बचने को 30 अरब रुपए का टैक्स लगाएगा पाकिस्तान। दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान ने 30 अरब पाकिस्तान रुपए का अतिरिक्त कर लगाने का निर्णय लिया है। तेल और गैस के भुगतान में चूक से बचने के लिए सरकार 100 अरब पाकिस्तानी रुपए जुटाने का प्रयास कर रही है। इस संबंध में उसने आईएमएफ से स्टाफ लेवल समझौता भी किया है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल की अध्यक्षता में रविवार को कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति की बैठक में उक्त निर्णय लिया गया है। बैठक में बताया गया है कि 153 अरब रुपए के प्राथमिक बजट अधिशेष के लिए आईएमएफ के साथ बजटीय प्रतिबद्धता निभाने के लिए अतिरिक्त कर लगाना आवश्यक है। ईसीसी ने वित्त विभाग और संघीय राजस्व बोर्ड को 1 सप्ताह के भीतर टैक्स लगाने के संबंध में प्रस्ताव लाने का निर्देश दिया है। सुनक ने कहा 2029 तक कर में 20% की करेंगे कटौती। ब्रिटेन में नया प्रधानमंत्री चुनने की चल रही है प्रक्रिया। उसके बीच हो रहे सर्वे में पिछड़ते प्रतीत हो रहे भारतीय मूल के नेता ऋषि सुनक ने सोमवार को कर आरोप को लेकर यू टर्न लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने पर वह 2029 तक आयकर में 20% की कटौती करेंगे। कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध के चलते ब्रिटेन रिकॉर्ड महंगाई के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में लोगों को कर चुकाना मुश्किल हो रहा है। सुनक की प्रतिद्वंदी विदेश मंत्री लिज ट्रस ने करों में कटौती कर आम जनों को राहत देने की घोषणा की है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के बीच ज्यादा समर्थन मिल रहा है, जबकि अभी तक सुनक की प्राथमिकता सशक्त और सुशिक्षित ब्रिटेन के निर्माण की थी। जाहिर है कि इसके लिए सरकार को धन की आवश्यकता होगी और करों में
कोई कटौती संभव नहीं हो पाएगी। बीते 40 वर्षों की सबसे ऊंची महंगाई दर 9.4% से जूझ रहे ब्रिटेन की जनता को अभी उसमें राहत की जरूरत है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने 6 और महीनों के लिए बढ़ाया आपातकाल। म्यांमार की सैन्य सरकार के मुखिया ने सोमवार को शांति योजनाओं के क्रियान्वयन में अस्थिरता को बड़ी बाधा करार देते हुए देश में लागू आपातकाल को 6 महीने और बढ़ा दिया है। जुंटा ने अगले साल आम चुनाव कराने का भी ऐलान किया है। सैन्य सरकार ने पिछले साल फरवरी में तख्तापलट के बाद पहली बार म्यांमार में आपातकाल लागू किया था। सेना ने आंग सान सूकी की सरकार को बलपूर्वक बेदखल करते हुए सत्ता की कमान अपने हाथ में ले ली थी और अब तक ज्यादातर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का दमन कर चुकी है। 10 सदस्यीय दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन संघर्ष समाप्त करने के लिए पिछले साल 5 बिंदुओं पर सहमत हुआ था, लेकिन सैन्य सरकार इनके क्रियान्वयन के लिए इच्छुक नहीं दिखाई देती है। चलिए स्पोर्ट्स पेज पर आते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में सोमवार को जुडोका सुशील देवी ने रजत पदक तो विजय ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने फोर्स स्पर्धा के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 16-13 से हराकर इन खेलों में अपना ऐतिहासिक पहला पदक पक्का किया। सुशीला देवी 48 किलोग्राम के फाइनल में हार गईं और उन्हें रजत से संतोष करना पड़ा। जूडो खिलाड़ी विजय ने कांस्य पदक जीता। भारोत्तोलक अजय सिंह 81 किलोग्राम में मामूली अंतर से पदक लाने में चूक गए। मुक्केबाज अमित पंघाल और हसुद्दीन मोहम्मद अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। देश को तैराकी और कलात्मक जिम्नास्टिक में असफलता मिली है। तो ये आज का 2 अगस्त 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।